लॉकडाउन ई पाठशाला डीसी रामगढ़ में आज के केमिकल काइनेटिक्स में पार्ट 6 में 12th केमिस्ट्री के सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, पार्ट 5 में हमने क्या सीखा? हमने पार्ट 5 में आप लोग को बताया कि इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से कैसे हम रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन डिराइव कर सकते हैं। साथ ही साथ हम जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ ऑर्डर का भी हमने एक्सप्रेशन फाइंड किया, जिससे हमें ये बात समझ में आया कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आई होप कि आपको इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन का ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने जो बताया आपको समझ में आ गया होगा। ओके, इसी उम्मीद के साथ आज के इस केमिकल काइनेटिक्स पार्ट 6 में मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। यानी आज हम लोग इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन अप्लाई करने जा रहे हैं किस ऑर्डर के लिए? फर्स्ट ऑर्डर के लिए। आपको स्टूडेंट मालूम होगा कि ये टॉपिक आप लोग के लिए बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये एक्चुअल में डेरिवेशन में आप लोग से पूछा जाता है। तो हम लोग क्या करते क्या स्टूडेंट? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन में हम लोग रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन फाइंड करते हैं। कौन से मेथड से? इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन मेथड से। तो चलिए देखते हैं कैसे। सपोज स्टूडेंट कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है, तो हम कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए कि द रेट ऑफ रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट पावर ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज कॉल्ड ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। मतलब ये हुआ कि यदि कोई रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर का है तो और यदि हम उसे रेट लो एक्सप्रेशन से यदि हम ऐसा लिखते हैं तो इसका जो पावर कोफिशिएंट जो होता है यानी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जब होता है कितना होता है? फर्स्ट पावर, मतलब जब उसका n वैल्यू कितना हो? 1 हो। यानी n वैल्यू जब 1 होगा तो हम क्या कहेंगे? वो किस ऑर्डर का रिएक्शन है? फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है। तो यदि ये फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन है तो हम इसको डिफरेंशियल रेट इक्वेशन में हम इसको ऐसा लिख सकते हैं -dA/dt इज इक्वल टू KA⁴n। और चूंकि हम बात फर्स्ट ऑर्डर का कर रहे हैं तो हम इस n के जगह वैल्यू पुट n 1 कर दिए तो हमें मिला -dA/dt इज इक्वल टू K इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। ओके, नाउ यदि हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें स्टूडेंट तो हम ऐसा इसको लिख सकते हैं dA/A इक्वल टू -K इंटू dt। अब आगे क्या करना है आपको मालूम होना चाहिए, हम इस टर्म को दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। यदि हम दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, चूंकि k हमारा कांस्टेंट है, हमने इंटीग्रेशन के बाहर k को लिख दिया और इस तरह हम जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो स्टूडेंट हमें मिलेगा, बोलिए क्या? लॉग मोलर कॉन्सेंट्रेशन A टू द बेस E इज इक्वल टू -KT प्लस C। अब ये C क्या है स्टूडेंट? बिल्कुल इसे हम इक्वेशन पहले थर्ड मान लें और हम इस C को कहते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं इसको हम लोग? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, अब हमारा पर्पस क्या हुआ स्टूडेंट? इस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड करना। लेकिन उससे पहले हम इस इक्वेशन को यहाँ रख लें। चलिए हम इसको थोड़ा सा अलग से रख दें क्योंकि इस इक्वेशन का आगे जाकर हम लोग को यूज़ करना है। तो आगे हम क्या करें स्टूडेंट? इस C की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम लोग कुछ इनिशियल कंडीशन एज्यूम करते हैं। मान लिया जाए 0 सेकेंड में, यानी जब टाइम 0 हो तो हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो t टाइम के बाद जो A है वो 0 टाइम में उसका कॉन्सेंट्रेशन हम कंसिडर कर लेते हैं A0। कितना कंसिडर कर लिए? A0। और इस तरह हम इक्वेशन 3 में ये वैल्यू पुट कर दें तो हमें मिलेगा लॉग मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट द टाइम 0 टाइम टू द बेस E इज इक्वल टू -K इंटू 0 प्लस C। और इस तरह हमारा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू मिली लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट 0 टाइम टू द बेस E। ओके, अब क्या करेंगे स्टूडेंट? इस C की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में यदि पुट कर दें, यानी इस इक्वेशन थर्ड में हम यदि पुट कर दें किसके जगह पर? C की वैल्यू जो हमें मिला अभी, क्या मिला? लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द बेस E। तो हम क्या किए स्टूडेंट? इस इक्वेशन 3 में हम इस C की वैल्यू को पुट कर दिए, यानी सब्स्टिट्यूट कर दिए और इस तरह मिल गया हम लोग को लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द बेस E इज इक्वल टू -K इंटू T, K इंटू T प्लस C के जगह हमने पुट कर दिया लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द बेस E। ओके, और हमने इस इक्वेशन मान लिया 4। चलिए इस 4 इक्वेशन को थोड़ा सेपरेट कर लें, हम यहाँ रख दें। अब आगे देखिए इस इक्वेशन 4 में हम जो हमें मिला स्टूडेंट लॉग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A टू द बेस E इज इक्वल टू -KT प्लस लॉग
इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मतलब जब जीरो टाइम में जो कॉन्सेंट्रेशन उस रिएक्टेंट की जो थी, है ना, टू द बेस ई, हम इसको रीअरेंज कर दें स्टूडेंट तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल रीअरेंज करेंगे तो हम लिख सकते हैं k इक्वल टू 1/t लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कह सकते हैं, या आफ्टर टाइम t कॉन्सेंट्रेशन टू द बेस ई। ओके, अब इस तरह हम यदि बात करें स्टूडेंट्स, आप लोग को अच्छी तरह मालूम होगा, लॉगरिथम आप पढ़े होंगे कि लॉग बेस ई का वैल्यू होता है 2.303 लॉग टू द बेस 10। ओके, और यदि हम इस वैल्यू को लॉग ई को हम एक सिंपल लॉगरिथम टर्म में चेंज करें तो हमें मिल जाएगा k इक्वल टू, बोलिए कितना, लॉग बेस टू द बेस ई a0/a के जगह पर हमने वैल्यू पुट कर दिया, कितना, बोलिए लॉग 2.303 लॉग 10, और ये हमारा a0/a यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट जीरो टाइम डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a एट टाइम t। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इस k इक्वल टू 2.303/t जो हमने अभी लिखा, जो हमने आपको बताया, इसको हम लोग यदि रीअरेंज कर दें तो हम इस एक्सप्रेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, लॉग बेस 10 a0 यानी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय एट टाइम t कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू kt/2.303। यदि आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका रिजल्ट बस इसके इक्वल होगा। हमने कुछ नहीं किया है, बस इस एक्सप्रेशन को हमने रीअरेंज करके ऐसा लिखा है, और इस तरह हम इस इक्वेशन मान लिए 5। चलिए हम इस 5 इक्वेशन को यहाँ रख दें। चलिए तो हम इक्वेशन 5 मिला। अब हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन 5 को फिर हम लॉग बेस ई के टर्म में यदि हम इसको लिखना चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉग बेस ई मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एट टाइम टी डिवाइड बाय इनिशियल मोलर कॉन्सेंट्रेशन एट जीरो टाइम इज इक्वल टू -kt। बिल्कुल सही है। चलिए हम इसे इक्वेशन 6 मान लिए, ठीक। अब ये इक्वेशन 5 और 6 जो मिला हमें इक्वेशन, या इक्वेशन जो 4 हमें मिला, इसकी सहायता से हम लोग क्या आगे कर सकते हैं। तो देखिए log 10 इंटू a0/a इज इक्वल टू kt/2.303 जो हमें इक्वेशन 5 मिला है। अभी जो हमने इक्वेशन 5 में जो फाइंड किया था, इस इक्वेशन 5 को हमने यहाँ पुट कर दिया। अब ज़रा ध्यान देंगे स्टूडेंट, और इक्वेशन 6 में हमें ये मिला था log बेस e इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन a डिवाइडेड बाई मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a0 इज इक्वल टू -kt। यदि हम इस एक्सप्रेशन को एंटी लॉगरिथम टर्म में हम यदि लेते हैं दोनों तरफ तो हमें मिल जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a इज इक्वल टू a0 कॉन्सेंट्रेशन e टू द पावर -kt। हमने क्या किया, इस एक्सप्रेशन को एंटी लॉगरिथम टर्म में चेंज किया। क्या किया, एंटी लॉगरिथम के टर्म में चेंज किया ऑन बोथ साइड, ठीक है। तो इस तरह हमें एक और इक्वेशन मिला, और इस इक्वेशन को हम मान लिए 6 इक्वेशन। अब जरा ध्यान देंगे स्टूडेंट, ये अभी आपने प्रीवियस पार्ट 5 में हमने एक ग्राफ प्लॉट किया था जो जीरो ऑर्डर के लिए था, लाइन ऑफ इक्वेशन कंसीडर करके। तो ये भी आप देख सकते हैं एक लाइन ऑफ इक्वेशन है, और इस लाइन ऑफ इक्वेशन के आधार पर यदि हम एक ग्राफ प्लॉट करें स्टूडेंट, तो ये आप देख सकते हैं कि लॉग मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a टू द बेस e इज इक्वल टू -kt प्लस लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ a टू द बेस e। तो हम इस ग्राफ को ऐसे प्लॉट कर सकते हैं। y एक्सिस में हमारा लॉग a टू द बेस e को हम रिप्रेजेंट कर दिए, और x एक्सिस में हम टाइम को रिप्रेजेंट कर दिए। अब बताइए हमारा इंटरसेप्ट जो होगा लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन एट द टू द बेस ई, जो हमारा इस पॉइंट पे इंटरसेप्ट होगा, और ये स्लॉप आप देख रहे हैं, ये स्लॉप जो है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ये स्लॉप हमारा रिप्रेजेंट करेगा -k। तो ये ग्राफ जो है किस ऑर्डर को रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट, बिल्कुल ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम ये ग्राफ किस इक्वेशन के आधार पे प्लॉट किए, बिल्कुल हम इक्वेशन इस 4 के आधार पर प्लॉट किए। अब यदि मैं कहूँ कि इक्वेशन 5 पे यदि ग्राफ प्लॉट की जाए तो ग्राफ कैसा होगा, बिल्कुल हम कर सकते हैं। देखिए ये हमारा लॉग बेस 10 a0/a इज इक्वल टू kt/2.303। तो हम ये ग्राफ लॉग a0/a y एक्सिस पे रखे और टाइम को x एक्सिस पे रख के, टाइम को x एक्सिस में रख के, और स्लॉप हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही k/2.303 k/2.303। तो जब ये ग्राफ ऐसा प्लॉट हो और ऐसा ग्राफ आपको दिखाया जाए और आपसे पूछा जाए कि ये किस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का ग्राफ है, तो आप क्या बोलोगे स्टूडेंट, बिल्कुल ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ है। क्लियर हो गया।
चलिए अब हम लोग बात करते हैं हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। जैसे हमने आपको बताया था जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ जो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब यही हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन अब हम फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पर बात करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, सबसे पहले आप जानिए हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन क्या होता है। प्रीवियस पार्ट 5 में हमने आपको हाफ लाइफ समझाया था, एक बार हम फिर से समझाते हैं। जैसे मान लिया जाए कोई रिएक्टेंट का अमाउंट 200 ग्राम या 50 ग्राम या 10 ग्राम। अब इस अमाउंट को जस्ट हाफ होने में, देखिए 100 ग्राम हो गया, इसका अमाउंट 25 ग्राम हो गया और इसका अमाउंट 5 ग्राम हो गया। तो जस्ट किसी रिएक्टेंट अमाउंट का हाफ अमाउंट बच जाए, मतलब उसका रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन जस्ट हाफ होने में जो टाइम लगता है उस समय को हम कह सकते हैं हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? हाफ लाइफ ऑफ ए रिएक्शन। अब देखते हैं इसका हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे स्टूडेंट? बहुत ही आसान है। अभी हमने कुछ इक्वेशन फाइंड किया था और उसी इक्वेशन की सहायता से हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का हाफ लाइफ को फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे। मान लिया कोई एक रिएक्टेंट है ए और ये प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है, और अभी हमने थोड़ा देर पहले एक एक्सप्रेशन फाइंड किया था जिसमें आया था K = 2.303 T log A0/A। सही है ना? चलिए अब यदि हम यहाँ पर हाफ लाइफ के लिए यदि बात करते हैं तो हम यहाँ टाइम को क्या मान सकते हैं? T1/2, दिस इज द हाफ टाइम। और कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो जाएगी हाफ लाइफ में? तो कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी जस्ट हाफ यानी A0/2। सही है ना? अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में t के जगह हम t हाफ पुट करेंगे और इस a के जगह पर हम A0/2 पुट करेंगे। तो यदि हम इस तरह हम पुट करते हैं तो आप देख सकते हैं ये A0 हमारा कैंसल आउट हो जाएगा और इस तरह मिलेगा हाफ लाइफ इक्वल टू कि हमारा नीचे होगा ना 2.303 log, ये 2 log 2 डिवाइडेड बाय रेट कांस्टेंट। ठीक है। अब यदि हम log 2 की वैल्यू पुट करें स्टूडेंट तो क्या होगा? log 2 की वैल्यू आप जानते हैं 0.301 होता है, और यदि हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो हाफ लाइफ का फॉर्मूला में मिला 0.693/K। क्या मिला? हाफ लाइफ ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए मिला हाफ लाइफ इक्वल टू 0.693/K। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर हाफ लाइफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब जरा ध्यान से देखेंगे स्टूडेंट कि ये एक्सप्रेशन में क्या देख रहे हैं। किसी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता। किस पर डिपेंड करता है? हाफ लाइफ जो होता है किसी रिएक्शन का रेट कांस्टेंट पे डिपेंड करता है। यानी हाफ लाइफ का यदि हमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रेट कांस्टेंट गिवन हो तो हम आसानी से उसका हाफ लाइफ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है ना? और हम एक बात कह सकते हैं कि हाफ लाइफ इज इंडिपेंडेंट ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, यानी कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का जो हाफ लाइफ होता है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन के मतलब उसके इंडिपेंडेंट होता है, उस पर डिपेंड नहीं करता। तो रेट कांस्टेंट का वैल्यू जानकर हम हाफ लाइफ फाइंड कर सकते हैं, लेकिन किस ऑर्डर के लिए? फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए। यानी हम जो भी बात अभी किए हैं आज के क्लास में वो सारा का सारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए था। ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का जो डेरिवेशन, जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जो आपको बताएं किसके लिए? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके इसका नोट्स तैयार कीजिए और वीडियो को बार बार देखिए, आपको सारा स्टेप आपको बहुत अच्छा से समझ में आ जाएगा। चलिए आज इस क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू। स्टे होम, सेव लाइफ, घर में रहें, स्वस्थ रहें और अपनी पढ़ाई की कंटिन्यूटी को इस लॉकडाउन ई पाठशाला DC रामगढ़ से जुड़कर बनाए रखें। धन्यवाद।